जो सिचुएशन अभी है इंडिया की, ये तो मानना पड़ेगा कि इट इज फार बेटर देन अदर। अगर हम इसी पेट्रोल प्राइस पर बात कर लें, ये हार्मोज में जो संकट पैदा हुआ है, इसकी वजह से जो बढ़े हैं पूरी दुनिया में, उसमें सबसे कम पेट्रोल प्राइस बढ़ने वाली कंट्रीज में हमारी कंट्री है। इसमें भारत की तो गलती नहीं है ना, हार्मोज बंद हो गया, भारत तो इन्वॉल्व नहीं है इस वॉर के अंदर। एक्चुअल जो सबसे मोटा खर्चा है ना, जो हमारा आयात होता है, वो है एनर्जी का। पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, ठीक है, ये सब चीजें। अब ये सब मिडिल ईस्ट से आता है। अब दिक्कत ये हुई कि चलो ठीक है, इसको बंद तो कर दें लेना, कम करें लेना, कुछ पॉलिसी बनाए, तो पॉलिसी भी बनाई। फिर सोचा कि चलो एथेनॉल लेकर। अब जब एथेनॉल की बात आई तो अब एथेनॉल, अब इसकी भी अपनी समस्या है। 1 लीटर एथेनॉल के लिए आपको 10,000 लीटर पानी का इस्तेमाल चाहिए, आपको गन्ने का जूस का इस्तेमाल चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये, पानी आपने इस्तेमाल कर लिया, अब वो पानी जो, अब आप उसे डालोगे कहाँ? आपने 10,000 लीटर जो पानी इस्तेमाल करा है, अब वो उस फॉर्म में चला गया कि उस फॉर्म में अब उसका सेकेंडरी यूसेज नहीं है। आपने 10,000 लीटर बना के, ये 1 लीटर एथेनॉल बना के यहाँ रख दिया, 10,000 लीटर ये बचाया, अब ये प्रदूषित पानी है, अब इसका क्या करोगे? कॉकरोच जनता पार्टी बहुत चर्चा में आ रही सोशल मीडिया पे, तो ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो इनकी डिमांड है, आपके हिसाब से वो सही तरीके से चल रहे हैं, वो सही चीज़ है या गलत कर रहे हैं? देखिए, कोई भी मूवमेंट हो, सीजेपी की हो चाहे कोई भी हो, जो पास्ट में हुई है या भविष्य में कोई भी होगी, बस आपने एक चीज नोटिस करनी है कि वो पीसफुल है कि नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर अपनी डिमांड रखने लगते हैं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर अपनी डिमांड रखते हैं और वो पीसफुल हैं, तो वो ठीक लोग। जहां उन्होंने धमकी वाली भाषा अपनाई, दे आर नॉट गुड पीपल, सीधी सी बात। ऑलराइट गाइस, क्या हाल है आप सबके? स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपकी लाइफ से जुड़ी तमाम चीज़ों के रिगार्डिंग पॉडकास्ट करते रहते हैं। आपकी एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखते हैं हम, आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं, और जो आपके आसपास माहौल चल रहा है ना, जो आप न्यूज़ में देखते हो, बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत सारी वॉर हो रही हैं, बहुत सारे चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई हो रही है, इन चीज़ों से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता कि वॉर कहीं चल रही है, पर इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे आ रहा है तो कैसे आ रहा है, फ्यूचर में क्या पॉलिसीज़ चेंज होने वाली है। तो इससे रिलेटेड हमें लगा कि आपको जागरूक करना चाहिए, और सिंपल भाषा में, इजी टू अंडरस्टैंड भाषा में, ताकि हमें भी अच्छे से समझ आए, आपको भी अच्छे से समझ आए। तो आज थोड़ी जियोपॉलिटिकल मुद्दों पे चर्चा होगी, और जो आज हमारे गेस्ट हैं वो एक प्रोफेशनल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं। पिछले 9 साल से ये एक पॉलिटिकल एनालिसिस्ट भी हैं। ये लोगों को गाइड करते हैं कि भाई कौन सी कंट्री में, कौन से रीजन में अनरेस्ट होगा, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। ये प्रोफेशनल गाइडेंस देते हैं अपने क्लाइंट्स को। और आज ये हमारे साथ पॉडकास्ट पे मौजूद है। हमारे साथ है मोहम्मद रेहान राजपूत जी। थैंक यू। और आज जो है ये हमें समझाएंगे कि कैसे हमारी लाइफ इन फ्यूचर इम्पैक्ट होने वाली है, क्यों ये सब चल रहा है पॉलिटिकल अनरेस्ट, और क्या इसका नतीजा निकलेगा। और भी हम मुद्दों पे बात करेंगे, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी हो गया, एथेनॉल ब्लेंडिंग हो गया, सब सारे तमाम मुद्दे आज हम कवर करने वाले। तो सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको फ़िलहाल इंडिया के हालात कैसे लग रहे हैं, क्योंकि अगर हम कुछ देखते हैं कि भाई पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए, तो लोग बाहर न्यूज़ में ही बाहर से कंपेयर करने लग जाएंगे। अगर अरे बाहर से इतने नहीं बढ़े, बाहर ज़्यादा बढ़े हैं, इंडिया में तो अभी कंट्रोल्ड है चीज़ें। फिर अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग पे सवाल उठते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियां मना कर रही हैं, या चीज़ें हो रही हैं ख़राब, लोगों की गाड़ियां ख़राब हो रही हैं, तो मिनिस्टर्स या न्यूज़ कह देती है कि अरे ये तो एंटी नेशनल है, ऐसा कुछ नहीं है। वाटर, मतलब जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसे नलीफाई करा जाता है। इंडिया की इमेज बहुत अच्छी दिखाई जाती है। बट अगर जियोपॉलिटिकल एंगल से मैं देखूं, तो फिर इंडिया की अभी कैसी करंट सिचुएशन आपको दिखाई देती है? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सिचुएशन अभी है इंडिया की, ये तो मानना पड़ेगा कि इट इज़ फार बेटर देन अदर्स। अच्छा। फार बेटर देन अदर्स। पेट्रोल प्राइस की आपने बात करी, अगर हम इसी पेट्रोल प्राइस पर बात कर लें, जो पेट्रोल प्राइस, ये हार्मोज में जो संकट पैदा हुआ है, इसकी वजह से जो बढ़े हैं पूरी दुनिया में, उसमें सबसे कम पेट्रोल प्राइस बढ़ने वाली कंट्रीज़ में हमारी कंट्री है। अगर आप बाकी कंट्रीज़ के देखेंगे, आप कहीं मत जाइए, पड़ोस की कोई देख लीजिए, पाकिस्तान को 450 रुपये लीटर पेट्रोल चला गया वहाँ, 470 480 चला गया, अब थोड़ा नीचे आया। तो आप अगर ये चीज़ देखेंगे तो काफ़ी बेटर परफॉर्म हमारी कंट्री ने किया है। प्रॉब्लम ये है कि आपको एनर्जी चाहिए ही बहुत सारी होती है। 140 करोड़ का देश है आपका, तो आप पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल, गैस, एलएनजी, सीएनजी, आपको एनर्जी चाहिए इतनी। 140 करोड़ का आपका कंट्री है, तो सीधी सी बात है, आपको संकट तो पैदा होगा ही।
और ये अब इसमें भारत की तो गलती नहीं है ना, हार्मोज बंद हो गया तो भारत तो इन्वॉल्व नहीं है इस वॉर के अंदर, लेकिन फिर भी किसी न किसी जो है आप ज़रूर कहना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कंट्रोल किया गया है डैमेज को, जितना हो सका है कंट्रोल किया है उसको सरकार ने। पर सर जैसे लोगों की जो व्हीकल्स जो पुरानी उन्होंने ले रखी हैं और ये E20 इथेनॉल ये सब आ रहा है और भी ज़्यादा कि E80 भी आएगा या 100% भी आएगा, तो ये नॉर्मल पब्लिक के लिए तो बेकार ही चीज़ है क्योंकि पहले की व्हीकल्स कंपैटिबल नहीं है शायद ऐसे बटन। देखिए इसमें मैं ये बताऊं कि जो भी पब्लिक में गुस्सा है वो इस वजह से नहीं है कि आपने एथेनॉल पॉलिसी आप ले आए। एथेनॉल पॉलिसी, अच्छा पहले ये बात कर लें कि एथेनॉल पॉलिसी लाई क्यों है। एथेनॉल पॉलिसी भारत सरकार इसलिए लेके आई है क्योंकि जो देश चलता है, जब कभी भी कोई भी देश है भाई, उसकी इनकम कैसे होती है, वो कुछ चीज़ें खरीदता है, कुछ चीज़ें बेचता है। अगर आप खरीदोगे कम या ज़्यादा और बेचोगे कम तो सीधी सी बात है घाटा होगा ना। लॉस। या तो आप बेचो ज़्यादा और खरीदो कम तो आपका प्रॉफिट है, ठीक है, इसको कहते हैं नेट प्रॉफिट। तो अब हो क्या रहा है पिछले 2-3 सालों से कि हम डेफिसिट में चल रहे हैं, घाटे में चल रहे हैं, हम खरीद ज़्यादा ही रहे हैं, बेच हम कम रहे हैं। अब वो काम कैसे चलेगा? अब उसके लिए सरकार ने सोचा कि भाई एक्चुअल जो सबसे मोटा खर्चा है ना जो हमारा आयात होता है वो है एनर्जी का, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब ये सब मिडल ईस्ट से आता है मोस्टली, कुछ रशिया से भी लेते हैं हम, बाकी कंट्री से भी लेते हैं। अब दिक्कत ये हुई कि चलो ठीक है इसको बंद तो कर दें लेना, कम करें लेना, कुछ पॉलिसी बनाए तो पॉलिसी भी बनाई। जब वो पॉलिसी बनाने की प्लान आया तो ठीक है जी ईवी हम चलाते हैं, ईवी को अब हम बढ़ावा देंगे। अब ईवी में फिर दिक्कतें बहुत सारी आई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा नहीं है ईवी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरी बात, ईवी में जो बैटरी वाले जो व्हीकल हैं जितने भी ये, इनमें जो कंपोनेंट यूज़ होता है वो रेयर अर्थ यूज़ होता है। पूरी दुनिया का जो 60% रेयर अर्थ है वो चाइना के पास है। चाइना से रिलेशन अच्छे नहीं हमारे। थोड़े दिन पहले चाइना ने रेयर अर्थ हमारी पाबंदी लगा दी थी, वो हमें नहीं दे रहे थे। रिलेशन सबको पता है चाइना के साथ हमारे कैसे हैं। अच्छा 60% पूरी दुनिया का रेयर अर्थ उसके पास है, जो कि यूज़ होता है खाली ईवी बनाने में नहीं, सभी चीज़ों में। ये जो हमारे मोबाइल्स हैं इसके अंदर जो प्रोसेसर्स हैं, ये जो कंप्यूटर्स की चिप्स हैं, लैपटॉप के चिप्स हैं, ये जितने भी स्नैपड्रैगन वगैरह आ रहे हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक, आप कोई भी गैजेट बनाओगे उसका जो प्रोसेसर बनता है उसमें रेयर अर्थ काम आता है, ठीक है। सिमिलरली ईवी में भी काम आता है। अब चक्कर ये हुआ कि भाई ईवी की हमने सोचा कि चलो ईवी को आगे लेके चलेंगे, तो ईवी हम कर लेंगे तो शायद पेट्रोल हमें आने वाले टाइम में खर्चा कम हो जाएगा, आयात कम करना पड़ेगा, तो हमारा ये ट्रेड बैलेंस जो है थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, हमारा घाटा कम हो जाएगा। घाटा कम हो जाएगा तो हमारा थोड़ा डॉलर और रुपये का जो स्तर है वो भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। रुपये जो हमारा लगातार गिर रहा है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाएगा, गिरेगा नहीं, क्योंकि आपको सारा इंटरनेशनल जो व्यापार होता है वो तो डॉलर में ही होता है, ठीक है। तो भाई आपको डॉलर ज़्यादा खर्च नहीं करने पड़ रहे क्योंकि आप कम खरीद रहे हो, तो सीधी सी बात है रुपया आपका ठीक हो जाएगा। अब वो ईवी की पॉलिसी में पंगा ये पड़ा कि आपको रेयर अर्थ जो है क्या नाम है चाइना से चाहिए, पूरी दुनिया के 60% चाइना के पास है। अच्छा इससे भी बड़ी बात, चाइना के पास 60% पूरी दुनिया का रेयर अर्थ है, लेकिन जो रेयर अर्थ तो एक मेटल है ना, वो जो जिस फॉर्म में वो लगता है मोबाइल्स में, ईवीज में, प्रोसेसर्स में, उसे कहते हैं प्रोसेस्ड फॉर्म। उसकी जो प्रोसेस्ड फॉर्म है वो पूरी दुनिया का 90% जो प्रोसेसिंग पावर है, जो प्रोसेस करता है रेयर अर्थ का, वो 90% चाइना करता है। मतलब 60% उसके पास है, लेकिन जो काम जो प्रोसेसिंग फॉर्म में जो आपको मिलेगा तो वो 90% चाइना ही प्रोड्यूस करता है। तो इंडिया नहीं कर सकता अगर करना चाहे तो? कर सकता है, वो बहुत लंबे प्रोसेस है, वही वाली बात है, मेक इन इंडिया 10-20 साल के प्रोसेस है, वो बहुत लंबी बात है। अब वो ईवी पॉलिसी जो चली नहीं है भाई, ये तो थोड़ा ठंडे बस्ते में डालनी पड़ेगी, ये तो इससे काम नहीं चलता। अब फिर करा क्या, फिर यही सोचा कि चलो भाई ठीक है कुछ और लेके आते हैं। फिर सोचा कि चलो एथेनॉल लेके आते हैं। अब जब एथेनॉल की बात आई तो अब एथेनॉल, अब इसकी भी अपनी समस्या है भाई। 1 लीटर एथेनॉल के लिए आपको 10,000 लीटर गन्ने वो क्या कहते हैं पानी का इस्तेमाल चाहिए, आपको गन्ने का जूस का इस्तेमाल चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात यह है, जो 10,000 लीटर पानी आप 1 लीटर एथेनॉल में प्रोड्यूस करने के लिए लगाओगे, जो
हमारी तो इंडिया वैसे ही वाटर स्ट्रेस कंट्री है, पानी वैसे ही नहीं है लोगों के पास। कई सारे शहर हैं उनमें, राजस्थान में आप जाओ, गुजरात में आप जाओ, वहाँ पानी का वाटर लेवल जो 2-3 से फुट पर चला गया है। इस साल तो सर बॉम्बे में भी अभी आप रिसेंटली इतना पानी हम एथेनॉल बनाने में लगा भी दें तो वो फिर हमें पानी की दिक्कत, और फिर दूसरी बात यह है कि लोगों की गाड़ियां खराब होने की दिक्कत। बहुत वीडियोस आ रही हैं सर ये भी कि इंजन अब खराब ये देखो हो ना, पहले आप E5 लेके आए थे, मतलब 5% 95% पेट्रोल और 5% एथेनॉल। फिर यही जो ट्रेड की वजह से और ये जो भाई खर्चे की वजह से और ये बैलेंस करने की वजह से ट्रेड को 15 पे ले गए, फिर 20 पे ले गए। अब E20 कंप्लाइंट वाली गाड़ियाँ मार्केट में हैं, ठीक है जी। अब फिर हमने पॉलिसी निकाल दी, 85 पे ले गए, और अब तो नितिन गडकरी जी ने बोला है कि E100 वाली भी फाइल उन्होंने ओके कर दी है। प्रेशर इतना ज़्यादा है गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई खर्चा अपना कम करना है, ये डॉलर वाला काम खत्म करना है, जितना हो सके खर्चा कम करना है, नहीं तो रुपया गिरने से नहीं बच सकता, नहीं तो आप फिस्कल डेफिसिट से नहीं बच सकते, बिल्कुल नहीं बच सकते। तो अब उसमें फिर अच्छा, दूसरी बात ये, पानी आपने इस्तेमाल कर लिया, अब वो पानी जो अब आप उसे डालोगे कहाँ? आपने 10,000 लीटर जो पानी इस्तेमाल करा है, अब वो उस फॉर्म में चला गया कि उस फॉर्म में अब उसका सेकेंडरी यूसेज नहीं है। सही बात है। आपने 10,000 लीटर बना के, ये 1 लीटर एथेनॉल बना के यहाँ रख दिया, 10,000 लीटर ये बचाया, अब ये प्रदूषित पानी है, अब इसका क्या करोगे आप? सर क्या एथेनॉल इंडस्ट्री फार्मर्स को अच्छे तरीके से इम्पैक्ट कर रही है? नहीं करेगी भाई, पानी की तो समस्या किसान को सदियों से है। और अब तो ये जो आप देख रहे होंगे साइकिल जो है मानसून की, जो ये जो पूरी ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, इसकी वजह से पूरा ग्लोबल वेदर इम्पैक्ट है। बेमौसम बरसात है, बेमौसम थंडर स्टॉर्म है, अभी जो बादल आते हैं चले जाते अभी हैं, बादल आते हैं चले जाते हैं, इंसान उड़ रहे हैं। कभी सुना आपसे? हमने बचपन में कभी नहीं देखा। ये कौन सा टाइम है? आप अभी मैं स्टोरी आ रहा था, गाड़ी में आना मुश्किल हो गया बारिश की वजह से, ठीक है। तो अब आंधी तूफान आ रहे हैं, कभी भी किसी भी राजस्थान में भी तो अभी हुआ था बहुत तगड़ा तूफान, राजस्थान में भी हुआ था, चक्रवात आ रहे हैं, ठीक है। अब वो तो किसान पहले से ही परेशान है, उसको टाइम पर जब फसल को जरूरत है पानी की तभी नहीं मिल रहा उसे, और यहाँ पानी इतना इस्तेमाल हो जाएगा तो फिर गन्ने के जूस की बात, गन्ने की फसल की बात। भाई आपको कितनी ज़्यादा मात्रा में पेट्रोल चाहिए होता है, आप कितनी गन्ने की फसल इसमें लगाओ। लेकिन गवर्नमेंट अपनी जगह सही है, वो खुद परेशान है। वो भी तो देश की समस्या ही है ना, कि जो आप डिफिसिट बढ़ता जाएगा, रुपया गिरता जाएगा, तो भी तो हाहाकार ही होना ना, तो भी तो परेशानी है ना। गवर्नमेंट अपनी जगह काम कर रही है, पब्लिक अपनी जगह उसकी वजह से परेशान है। अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, देखिए कब तक। बट सर ये जो पूरी टेंशन आई है, क्या ये अवॉइडेबल नहीं थी पिछले 10 साल के टेन्योर में जो करंट गवर्नमेंट कर रही है, या किसी भी गवर्नमेंट के टेन्योर में? क्या इसका हल ये ओवरऑल सिर्फ वॉर ही की वजह से ये इम्पैक्ट हुआ है, या फिर ये बहुत टाइम का भर रहा था घड़ा और अब फटा है कि अब ओवरऑल ही फंस गई है कंट्री? देखिए दोनों ही बातें हैं इसमें। जो भी कंट्री है, भारत हमारा देश है, 40 करोड़ लोगों का देश है, 1000 समस्याएं सॉल्व करने के लिए। अब गवर्नमेंट भी अपनी जगह फोकस होती है, इंटरनल समस्या देखे, ठीक है। उसको नहीं पता कब कहाँ कोई बम फूट जाएगा। अब ईरान के अचानक से यूएस ने हमला कर दिया, वो ऑपरेशन शुरू कर दिया उसने, फिर ईरान ने ट्रूप ड्रॉपिंग शुरू कर दिया, और वो बात पहुँचते पहुँचते यहाँ पहुँचे कि ईरान ने हॉर्मुज़ बंद कर दिया। वो कहता है कि ये तो हमारे यहाँ से निकलता तो हमारा है, ठीक है। तो अब कुछ चीज़ें तो पहले से पता थी, और ये आपको पता ही है, एथेनॉल पॉलिसी, ईवी पॉलिसी कब से काम चल रहा है, कोई नई तो है नहीं है। बस वॉर तब शुरू हुई है ना 2 महीने पहले। एथेनॉल पॉलिसी तो कब से चल रही है, उससे पहले ईवी पॉलिसी तो कब से चल रही है। पोल्यूशन को कम करने के लिए तो ऐसा चल ही नहीं है रहा कि सरकार ने कहा पहले से काम करना शुरू नहीं करा, काम करना शुरू करा था। लेकिन एक साथ चीज़ें पाइल इतनी ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा एक साथ समस्या हो गई, तो वो समस्या वो बड़ी हो गई हार्मोन्स बंद होने की वजह से, कि अब वो चीज़ें कंट्रोल से थोड़ी सी बाहर हो गई। और अचानक से प्रधानमंत्री जी को, पूरी सरकार को आके ये कहना पड़ा कि भाई जो है, अपील करनी पड़ी जनता से कि भाई आप विदेश मत जाओ, आप जो है क्या नाम है, एनर्जी कम से कम खर्च करो, आप मतलब बिजली की भी कटौती करो, ठीक है। तो अब अचानक से आप फॉरेन अफेयर्स आपके हाथ में नहीं होते ना, किस कंट्री के हाथ में फॉरेन अफेयर्स होते हैं। तो कुछ चीज़ें पहले से भी सरकार ने कोशिश करी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें एक साथ पाइल अप हो गई समस्याएं, तो
अब उसमें फिर देश को समस्या तो होनी है। तो आपके हिसाब से जैसे ये समस्या है E20 फ्यूल की और ईवी की, आपके हिसाब से बेस्ट सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का? आगे जाके आपको क्या दिख रहा है? देखिए बेस्ट सॉल्यूशन तो ये है, मैं तो ये कहता हूँ कि पहली बात तो देश के लिए जो भी बेहतर है वो होना चाहिए, ठीक है। अगर सरकार को लगता है कि भाई ये काम नहीं चलेगा, डेफिसिट बढ़ता जाएगा, रुपया गिरता जाएगा, तो ये काम नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलेगा। रुपया गिरेगा तो भी नुकसान ही है हमारा, करेक्ट। ठीक है। आज 10 लाख रुपए जो खाते में, आज से 10 साल बाद वो जो है 8 बचेंगे, 7 बचेंगे, नुकसान तो हमारा ही है ना। अब सरकार ने ये देखना है कि चाहे एथेनॉल पॉलिसी हो, चाहे ईवी पॉलिसी हो, ठीक है भाई, आप कम से कम डैमेज में, कम से कम समस्या जिससे पैदा हो, आपके रिसोर्सेज भी जिसमें कम से कम खर्च हो, वो लेते हुए इस समस्या को डेफिसिट वाली कैसे हल कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए सरकार जो मुद्दों पर काम कर रही है, एनर्जी के जो सब्स्टिट्यूट हैं वो दुनिया में यही हैं, अभी तक तो यही है, ठीक है। बाकी कोई आने वाले टाइम में नई टेक्नोलॉजी आती है, एथेनॉल और ईवीज और इन सब के अलावा, तो पता चलेगी हमें, ठीक है। और फिर वो इंडिया में आने में कितना टाइम इसको लगेगा, तो ये भी देखना है। फिलहाल जो सरकार कर रही है वो अपने हिसाब से ठीक कर रही है। बस समस्या ये देख ले सरकार के, जो लोग की गाड़ियाँ खराब होने का जो चक्कर चल रहा है, और ये जो E20 है, थोड़ा इसका थोड़ा स्लो कर ले इसको, या फिर E20 भी रखे। भी E20 कंप्लाइंट गाड़ियाँ हैं क्योंकि ठीक ठाक मात्रा में मार्केट में, E85 पे थोड़ा सा ना ले जाए, फोर्स ज़्यादा पुश ना करे, ताकि जनता भी थोड़ा सा आराम से रहे, वो भी, इसको भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। बस उसमें यही का ऐसा थोड़ा सा स्लो डाउन कर दें। सर, जो आप कह रहे हो कि एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा उसमें जाता है, बट हम एक्सपोर्ट उस हिसाब से हम ऐसा कौन सा प्रोडक्ट करते हैं जिसमें इंडिया को फ़ायदा होता है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हमारी चिलीज़ को रिजेक्ट कर दिया, चावल को, आम को, एक्सपोर्ट्स रिजेक्ट हो रहे हैं इंडिया के, तो ये भी एक बड़ी समस्या हो गई है। वैसे ही घाटे में जा रहे हैं और ऐसे एक्सपोर्ट्स भी। तो इंडिया पहले कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिसमें फ़ायदा कर रहा था, या कौन सा सेक्टर ऐसा आपको दिखता है कि इंडिया ग्रो कर सकता है इसमें? देखिए ये ना बड़ा व्यापक मुद्दा है, और इसकी थोड़ी सी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत है कि समस्या क्या है। ये समस्या समझने की ज़रूरत है। ये समस्या ये है कि हमारा जो देश है वो, सीधी सी बात है, अब हम उस राह पे तो नहीं चल सकते कि भाई जो राह पे अमेरिका चल के सुपर पावर बना, या जिस राह पे चाइना, हम दूसरे के राह पे चल के वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। हम अपनी राह बनानी होगी, ये तो क्लियर है। चाइना जो सुपर पावर बना, उससे पहले मान लीजिए अमेरिका की बात करें, अब चाइना जो ऑन द वे सुपर पावर है, जो कि बड़े बड़े थिंक टैंक ग्लोबली ये कह रहे हैं पूरी दुनिया के नेक्स्ट सुपर पावर इज चाइना। चाइना विल ओवरटेक USA इन द कमिंग 5 और 10 ईयर्स। US जो सुपर पावर बना, वो बना अपने टेक इनोवेशन की वजह से। आज हमारे मोबाइल फ़ोन है, इसके अंदर गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप किसका है? सब कुछ, ठीक है। गूगल पे, ठीक है, ये सब किसका है? सारा ये जब फ़ोन का एंड्रॉयड, इसके अंदर टेक्नोलॉजी, इसके अंदर आईफोन की टेक्नोलॉजी, ऐप स्टोर, प्ले स्टोर, ये सब US का ही है ना, सारा US का ही है ना। US सुपर पावर बना टेक एंड इनोवेशन की वजह से, हाई टेक की वजह से। ये उसकी राह थी US के सुपर पावर बनने की। उसके बाद चाइना सुपर पावर बना मास मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे। वो मैन्युफैक्चरिंग अपनी उस लेवल पे ले गया, और उसमें रोबोटिक्स सब तो इन्होंने इन्वॉल्व कर दिया है कि अब तो आदमी भी इतने काम नहीं करते वहाँ पे, और वो प्रोडक्शन इतना, मतलब 1 इज इक्वल टू तो रोबोट ही ट्रेनिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या कमाल लेवल, मतलब इट्स मिरेकलस। तो अब हम उस राह पे भी नहीं चल सकते, क्योंकि वो पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है, वो ग्रैब कर ली है। अभी हम बात करें जो हमारे फ़ोन्स हैं, शायद हम जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं स्टूडियो में, कुछ चाइना फ़ोन किसी के पास ज़रूर होगा। ये जो मग बन के आए, ये चाइना से बनते हैं, इनके पास प्रिंटिंग चाइना से होती है। कितने इस रूम के अंदर कितनी चीज़ें होंगी जो चाइना की होंगी, अगर हम करेक्ट है सर, सर्च करें, ठीक है। तो चाइना पूरी मैन्युफैक्चरिंग पे छा चुका है। ये चाइना की राह थी सुपर पावर बनने की। अब हमने ये देखना है कि भाई एक तो हमारी जो सुपर पावर बनने की राह है, या एक ग्रेट पावर बनने की राह है, तो वो उसमें क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज़ में तो हमने झंडे गाड़े हैं, वो है IT। $200 बिलियन का IT एक्सपोर्ट्स आज भी हैं। दिक्कत अभी यार ये IT में कि $200 बिलियन के हमारे एक्सपोर्ट हैं, पूरी दुनिया लोग मानती है IT में हमारा। बड़ी बड़ी जो US की टेक फर्म्स हैं, उनके CEO कौन है? इंडियंस ही है ना, सारे हम। दिक्कत ये है कि AI की वजह से डिसरप्शन हो गया वहाँ।
एआई की वजह से आईटी में डिसरप्शन सभी सेक्टर्स में हो रहा है। लेकिन आप देखो ना, 2000 रुपये का आप क्लाउड का सब्सक्रिप्शन ले लो, कोड बना के देता है आपको। टॉप इंजीनियर नहीं बना सकता ऐसा। टॉप 1% जो इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पूरी दुनिया में, वो आपको वो कोड लिख के नहीं दे सकते जो क्लाउड आपको 2000 रुपये का सब्सक्रिप्शन वाला लिख के देते। सही बात है ना। डिसरप्शन देख रहे हो आप किस लेवल का है। मतलब जो 20 लाख 25 लाख के पैकेज में बैठा है मार्केट के अंदर, केपीएमजी में, एक्सेंचर में, मतलब उसके लिए तो प्रॉब्लम होगी ना, उसके लिए तो इशू हो गया। अब इसकी सॉल्यूशन क्या है? अब सॉल्यूशन यही है कि अब हमें कोई ऐसा रास्ता नया देखना होगा कि जो हमें एक तरक्की की राह पर और उस तरक्की की राह पर ले जा सके जहाँ पर हम अनस्टॉपेबल हों। जैसे कि टेक में यूएसए, मैन्युफैक्चरिंग में चाइना, मतलब कोई आसपास भी नहीं है ना। पर आपके हिसाब से इंडिया का कौन सा ऐसा सेक्टर है कि आपको तो पता ही है, सारी नॉलेज है ही, तो फ्यूचर में क्या लग रहा है कि कौन सा सेक्टर इंडिया करेगा तो भाई बूम आएगा? मुझे लगता है कि एक आईटी तो है ही है, जो भी है इसमें हम लगे रहें। दूसरी चीज़ मुझे ये लगता है कि ये जो हमेशा से भारत के जो हम जो लोग रहे हैं, हमारी जो संस्कृति रही है, जो कल्चर रहा है, मतलब थिंकर रहे हैं हम लोग, सोचने वाले, पढ़ने वाले, बड़े बड़े ज्ञानी यहाँ से निकले। महात्मा गांधी को देख लो आप, पूरी दुनिया में फेमस है, ठीक है। अब ये जो नॉलेज है ना, ये इसको हम जो है अपना यूएसपी बना ले, यूनिक सेलिंग पॉलिसी। हम पूरी दुनिया में बेस्ट माइंड एक्सपोर्ट करें, इसको मास लेवल पे लेके जाएं। मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स निकाले, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स निकाले, गवर्नमेंट और आईआईटी आईआईएम्स बनाए, गवर्नमेंट चेन खोल दे आईआईटी आईआईएम्स की, और अगले 10 साल में एक टारगेट बना ले कि पूरी दुनिया में जितने टेक फर्म्स हैं, जितनी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, जितनी सप्लाई फर्म्स हैं, सबके सीईओ 50%, 60%, 70% सीईओ, जितने हो सकते हैं सीईओ, जितने टॉप ग्लोबल टैलेंट है, वो इंडिया से एक्सपोर्ट होगा, वो इंडियंस होंगे। ये हमारी सॉफ्ट पावर भी बनेगी, यही हमें नया दिशा भी देगी, यही हमें हमारे लिए नए रेवेन्यूज़ के रास्ते भी खोलेगी, और यही हमें नई ऊंचाई पर भी लेके जाएगी। ये भारत का भविष्य मेरे हिसाब से हो सकता है। पर आप कह रहे हो जैसे अपने बहुत सारे इंडियंस यूके यूएस टॉप फॉर्म्स में टॉप लेवल पे तो है ही, बट एम्प्लॉय लेवल पे भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं वो लोग। इंडिया को रिलाय करते हैं वो लोग इंडियंस पे, बट वहाँ जाके इंडियंस बहुत सारे यहाँ की सिटीजनशिप छोड़ देते हैं, या यहाँ उतना पैसा नहीं भेजते हैं, या जितना आना चाहिए वहाँ ज़्यादा उन्हें बढ़िया लगता है, उन्हें अपना देश ही बढ़िया नहीं लगता। तो ये एक रिस्क फैक्टर नहीं है? वो वहाँ जाके कुछ लोग ऐसे हैं ज़रूर, लेकिन अपनी मिट्टी को तो हरा नहीं पसंद करता है, आना भी चाहता है, उसके बारे में बात भी करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जैसा आप बात कर रहे हो, नो डाउट। लेकिन आप देखो कि हकीकत क्या है, मतलब ग्राउंड रियलिटी क्या है। पूरी दुनिया में अगर आप लिस्ट उठा के देखोगे, सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज जहाँ आते हैं जिस कंट्री में, नंबर 1 पे भारत है। 125 बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेज हैं हमारे पास सालाना। यही लोग भेजते हैं, यही लोग वहाँ कमाते हैं, इंडिया भेजते हैं, और ये इतना कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। अगर ये 125 बिलियन डॉलर ना आए तो पता नहीं क्या होगा। 125 बिलियन डॉलर आपको मैं बता दूं कि इतना होता है अपना मालदीव, नेपाल, श्रीलंका की इकोनॉमी आप लगा लोगे ना, 125 बिलियन डॉलर नहीं बैठते। अच्छा, इतना होता है 125 बिलियन डॉलर। और वो वही लोग कमा के भेजते हैं जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो हमारे टॉप माइंड्स बाहर गए हुए हैं, उन्हीं की एक्सपोर्ट्स, उन्हीं की रेमिटेंसेज यहाँ पर आ रहे हैं डॉलर्स में, और ये हमारे ये व्यापार को भी स्टेबल रखता है। तो ये हमारी ताकत है। सर, जो भी हमने समस्याएं डिस्कस करी हैं इस वॉर की वजह से इंडिया में, जैसे एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है, और क्या क्या समस्याएं इंडिया फेस कर सकता है आने वाले 6 महीने में इस वॉर की वजह से? अच्छा, पहले तो ये देखना है कि वॉर स्टेटस क्या है इस वॉर का। हाँ सर, वॉर का स्टेटस क्या है? ये एमओयू जो साइन हुआ ये है, एमओयू क्या है, ये हॉर्मूज खुल गया है, अब रेट कम हो जाएंगे, ये क्यों क्या? हाँ। ये एमओयू हुआ क्यों है, जंग रुकी क्यों है, शुरू क्यों हुई थी, अब इन्होंने रोक क्यों दी, अब आगे क्या शुरू हो सकती है, नहीं हो सकती, पहले हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि जो ये इजराइल, ईरान और यूएस वॉर का जो चक्कर है सारा, रिलीजियस तो जो है वो है ही है, ठीक है, वो तो दुनिया जानती है। इसका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब ग्रेटर इजराइल, इस सारा चक्कर यही है ना, यूएस इसलिए सपोर्ट करता है ना इजराइल को कि भाई ग्रेटर इजराइल का प्लान है। ये ग्रेटर इजराइल, ग्रेटर इजराइल का प्लान है। ग्रेटर इजराइल क्या है सर? ये टर्म तो हम पहली बार सुन रहे ग्रेटर हैं। इजराइल क्या है कि ग्रेटर इजराइल का मतलब ये है कि इजराइल जो कंट्री है वो ये चाहती है कि आसपास की जितनी कंट्री हैं, ये
जॉर्डन हुआ, लेबनान हुआ, सीरिया हुआ, इजिप्ट हुआ, ये सारी पे मेरा कब्जा हो जाए, ये ग्रेटर इजराइल प्लान है। ठीक है। अच्छा, वो ये चाहते क्यों है? वो यहाँ पे ये प्योरली इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। उनको ये लगता है कि अभी हम, नो डाउट ज्यूस का जो इंटेलेक्ट होता है और जो उनके पास दौलत है, रॉथस्चाइल्ड फैमिली हुई, गोल्ड स्मिथ फैमिली हुई, दैट इज अनमैचेबल। मतलब आप 2-3 ज्यूस अगर देखोगे, रॉथस्चाइल्ड फैमिली और गोल्ड स्मिथ फैमिली की अगर बात लगा लो, इंडियन इकोनॉमी का बराबर है, $4 ट्रिलियन, उससे भी ज़्यादा बैठेगी। ठीक है। अब तो उनको ये लगता है कि भाई हमारी जो कम्युनिटी है उस पर इतना पैसा है, मतलब अनमैचेबल वेल्थ हमारे पास है, प्लस यूएस जो सुपर पावर है वो हमारा एलाई है, टॉप एलाई है, तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इसी चक्कर में उन्होंने इतनी सारी वॉर करी हैं, इसी चक्कर में वो बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, इधर मार दिया, उधर मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब वो चाहते हैं कि एक्सपेंशन करना चाहते हैं अपना। अच्छा, वो ये एक्सपेंशन, मैंने क्यों बोला ये इकोनॉमिक है? अगर ये ग्रेटर इजराइल बना लेंगे, आसपास की कंट्रीज पे को एनेक्सेशन कर लेंगे और उसको जो है काबू पा लेंगे, उन पर अपने कब्जे में कर लेंगे उसको, तो क्या होगा कि अगर आप ध्यान से देखेंगे वर्ल्ड मैप, तो जो वर्ल्ड का ट्रेड होता है, उधर की दुनिया जो है, यूएस, ये नॉर्थ अमेरिका, अमेरिकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, और जो इधर की दुनिया है, ये इंडिया, चाइना और ये पूरा एशिया, इसका जो ट्रेड है वो होकर जाता है मोस्टली ये जो सूज कैनाल है इजिप्ट की। ठीक है। और आप देखेंगे ग्रेटर इजराइल का जो मैप है उसमें सूज कैनाल भी है। अगर ग्रेटर इजराइल बनेगा, वो एक्सपेंशन करता है अपने टेरिटरी को, तो वो सूज कैनाल पे भी कब्जा पा लेंगे। वहाँ कब्जा पा लेंगे तो जो उनके पास वेल्थ है वो और 10x हो जाएगी, 5x हो जाएगी, 15x हो जाएगी। जो उनके पास जो हेजेमनी है वो, अब देखो ना, ईरान ने हॉर्मुज बंद कर दिया, पूरी दुनिया पीछे पड़ गई, भाई ये जंग बंद कराओ, बंद कराओ, बंद कराओ। नहीं करता तो क्या नाम है, फिर क्या था उसके पास बार्गेन करने के लिए। ठीक है। तो एक पूरी दुनिया का जहाँ से व्यापार होता है, पूरी दुनिया का जहाँ से रोटी कपड़ा पानी चल रहा है, आपने उसी भी कब्जा कर लिया, तो फिर आप दादा बन गए, नहीं दादा बन गए, फिर आप तो दादा ही हो ना, फिर सही बात है, डॉन हो गए ना फिर तो आप। तो उनका ये प्लान है कि भाई पहले से ही काम तो हमारा फर्स्ट क्लास है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सुपर पावर है, सबसे बड़ी मिलिट्री बजट है, ये है, वो है, पैसे हैं, इंटेलेक्ट है। ये काम अगर ग्रेटर इजराइल वाला हो जाए तो फिर तो कोई नहीं बचता, फिर तो हम ही हम हैं, बाकी तो सब खत्म है। पर यूएस और इजराइल के रिलेशन भी थोड़े हाँ, उस पर भी मैं भी आऊँगा इसी में। तो ग्रेटर इजराइल प्लान है, ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इनका। तो जो लोगों को लगता है कि भाई ये इट्स ऑल अबाउट कि भाई वो टेम्पल माउंट और वो मस्जिद अल-अक्सा और ये सब चीज़ें, इट्स नॉट जस्ट ओनली दैट, इट्स अबाउट द इकोनॉमिक्स एंड इट्स अबाउट द बिजनेस एंड हेजेमनी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो वॉर अभी जो रुकी है वो इसलिए रुकी है कि यूएस को ये लगता है कि यार हमारे को, हम ये बोल के आए थे, ट्रम्प ये बोल के आया था कि यार ये जो वॉर है ना, हम वॉर नहीं करेंगे। अब बहुत वॉर कर ली हमने, अफगानिस्तान में, इराक में, वियतनाम में, इसमें उसमें हमने बेड़ा गर्क कर लिया, डिक्लाइन पे चला गया यूएसए। पूरी दुनिया कहती है कि नेक्स्ट सुपर पावर इज चाइना। तो यार ये हमारा डिक्लाइन हो गया। अब जो अफगानिस्तान में वॉर लड़ी थी, $2 ट्रिलियन उसमें जो है ख़त्म हो गए थे। उस टाइम पर $2 ट्रिलियन पूरी इकोनॉमी थी हमारी, इतना वो खर्च करके चले गए यूएस वाले। अब ये जो वॉर हुई है इसमें $500 बिलियन कोई बताता, कोई 1 ट्रिलियन बताता है। ठीक है। इराक के वॉर में भी 2-3 ट्रिलियन खर्च हुए शायद। तो वो कहते हैं कि भाई यार ये तो तुम वॉर लड़ के इजराइल के चक्कर में और ये ख़त्म कर दोगे इकोनॉमी को। ठीक है। वॉर इज़ वेरी कॉस्टली बिजनेस ना, वॉर तो कोई मजाक बात थोड़ी वॉर लड़ना। तो अब वहाँ पर जो, और वो आया भी इसलिए था, कैंपेन भी उसका यही था कि भाई मैं वॉर नहीं करूँगा, मैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बिजनेस की बात करूँगा, इसको वापस अमेरिका को ग्रेट बनाऊँगा। अब लेकिन इजराइल का तो वही एम्बिशन है जो मैंने बात करी, तो उन्होंने ज़बरदस्ती खींच लिया, ट्रम्प को, अमेरिका को खींच लिया वॉर में। जब खींच लिया तो जो क्या नाम, अमेरिका फंस गया, चाहता वो था नहीं, टॉप एलाई की वजह से वो खींच लिया। और वो भी अगेन वही वाली बात है कि जो टॉप माइंड्स हैं, जो उनका कब्जा है यूएस में, लॉबी इतनी तगड़ी है उनकी कि वो किसी भी प्रेसिडेंट से अपना काम करवा लेते हैं, इसका इतिहास है। ठीक है, आगे भी करवा सकते हैं वो। तो अब वो जब उसको लगा कि यार ये तो ईरान, क्या नाम है, हमने तो सोचा था 10-12 दिन में निपटा देंगे काम इसका, ईरान तो था ही क्या। अब उनको नहीं पता ईरान के पीछे चाइना खड़ा हुआ है। ईरान इज अ प्रॉक्सी ऑफ चाइना, यू कैन से, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है।
ईरान ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी है, नो डाउट, लेकिन क्या चाइना की मदद के बिना, उनकी सैटेलाइट इमेजरी के बिना, उनके जो सैटेलाइट सिस्टम के बिना, जो कम्युनिकेशन सिस्टम उन्होंने दिया है, जो पीछे से बैकिंग उन्होंने दी है, जो कार्गो प्लेन एक के बाद एक उतरे हैं तेहरान के अंदर, क्या उसके बिना वो जंग लड़ सकता था अमेरिका इजराइल के सामने? मतलब ही नहीं बनता था। अब उसे लगा अमेरिका को, यार तो फंस गई है, तो इधर मैं इजराइल के साथ हूँ तो उधर ईरान के साथ चाइना खड़ा हुआ है, ये तो ग्रेट पावर गेम बन गया। चाइना क्यों मदद कर रहा है? सीधी सी बात, उसे लगता है कि भाई अगली तो मैंने ही बनना है, अगले सुपर पावर, तो बिना कुछ करे तो हो, बिना वॉर के आप सुपर पावर नहीं बन सकते। आप जब तो अमेरिका को डिक्लाइन नहीं करोगे, खत्म नहीं करोगे उसको, तो आप सुपर पावर कैसे बनोगे? सही बात है। ठीक है, वो इसलिए सपोर्ट करता है। और रशिया भी सपोर्ट करा, क्योंकि रशिया उधर यूक्रेन में परेशान है, यूक्रेन में अमेरिका लड़ रहा है, तो रशिया ने भी इसलिए सपोर्ट करा कि मैं इधर अमेरिका और इजराइल को कमजोर कर दूंगा तो उधर मेरे को फायदा होगा, यूक्रेन को मैं जल्दी पूरा हड़प लूंगा। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब पता लगा कि यार ये ईरान तो, यार ये तो 10-12 दिन का हिसाब लगाया था हमने, काम खत्म कर देंगे इसका, यार ये तो 40 दिन हो गए, 40 दिन वॉर चली, फरवरी से लेकर मार्च तक। उन्होंने कहा यार ठीक है यार, मट्टी पाओ जो है क्या नाम है, खत्म करो यार, सेटल, वो MAU कर लिया उन्होंने। अब इजराइल तो वही अपना पुरानी एम्बिशन है उसकी, तो भाई वो तो जो मैंने बताई उस तो पसंद नहीं उसको, तो चाहता, तो वो तो चाहता था कि वॉर हो आगे, चलते रहे काम। उसने फिर लेबनान पे इसलिए अटैक किया कि MAU ख़त्म करवा दे। ठीक है, लेकिन वो हुआ नहीं, अभी भी MAU चल रहा है, सीज़फायर चल रही है। लेकिन ये तो हुआ कि न्यूज़ के क्या हो रहा है कि, और ये क्यों हो रहा है, बैकग्राउंड मैंने दिया, ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट और ये सब चीज़ें, ये बैकग्राउंड हो, ये क्यों हो रहा है, आगे क्या होगा। अब शांति नहीं होने की दुनिया में, दोबारा हो सकती है कभी भी। अब ये वॉर दोबारा कभी भी हो सकती है, किसी भी टाइम। और ये कब हो सकती है और क्यों हो सकती है मैं बताता हूँ आपको। ये हो इसलिए होगी इसलिए अटल है कि ये वॉर होगी और ये चलती रहेगी। ये थोड़ा बहुत कभी ठंडक होगी, कभी कोई साल में ऊपर नीचे हो गया, कभी बहुत ज़्यादा हो गई हीट अप, कोई किसी दिन सीज फायर हो गई, फिर 27 में फिर ऊपर हो गया, 2028 में फिर नीचे, 30 में फिर ऊपर, यही चलता रहेगा, सालों साल चलता रहेगा ये। चलता रहेगा। चलता क्यों रहेगा? जूश लॉबी और इजराइल छोटा सा देश है, लेकिन जो उनका इंटेलेक्ट है या जो उनके पास पैसा है वो बेइंतहा है, मतलब उसका कोई हिसाब किताब नहीं। और जो उनकी लॉबी है US के अंदर, वो आज भी नहीं ताकत रखते हैं कि अभी तो अमेरिका वापस पीछे हट गया, लेकिन कभी भी उसे खींच के ला सकते हैं इस वॉर के अंदर, कभी भी। अब ये जो मिड टर्म है, क्योंकि US में ये कह के आए थे कि हम वॉर नहीं करेंगे, और वहाँ जो पूरा बेस बना हुआ है वो ये है कि भाई MAU करो, ख़त्म करो, तुमने वॉर करोगे फिर तुम वॉर में जा रहे हो तो फिर इकोनॉमी का बड्डा बैठ जाएगा यहाँ। तो ठीक है, तो मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, जैसे हमारा राज्यसभा नहीं होती बीच में आ जाते हैं इलेक्शन, ऐसे ही US कांग्रेस में मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं अभी अक्टूबर-नवंबर में। और भाई कोई भी पॉलिटिशियन हो, वो ये सोच के ही काम करता है ना सारे अपने के, पब्लिक के पास मेरे को जाना है, कल को वोट मांगना है, पब्लिक जूते मारेगी, बात नहीं सुनूंगा तो पब्लिक की आप बात नहीं सुनोगे तो पब्लिक जूते ही मारेगी ना। और वो तो वैसी कंट्री ऐसी है, वहाँ तो माइक गाली गलोच चलती है वहाँ तो 5 रुपए के बढ़ जाएंगे गैस पे तो वो तो सरकार जो है ऐसे ही मार देते हैं। ठीक है, वो तो दे आर वेरी, वहाँ डेमोक्रेसी है एक्चुअल, वेरी एजुकेटेड पीपल ना, वो तो दे आर वेरी, उनको तो कोई अमेरिका के प्रेसिडेंट के तो वो पुतला फूक देते हैं रातों रात, मतलब ठीक है। तो अब मिड टर्म इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा इन्होंने ठंडा कर दिया है। जैसे ही आप मार्क माई वर्ड, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ये बात प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, मिड टर्म इलेक्शन होने के बाद देयर इज़ हाईली पॉसिबिलिटी कि इजराइल दोबारा से अमेरिका को जंग में खींच लेगा और ट्रंप दोबारा से जो वॉर है ईरान के साथ स्टार्ट करेगा और ईरान पे इजराइल और अमेरिका मिलकर बॉम्बिंग करना शुरू कर देंगे और ईरान फिर दोबारा से वही करेगा, वो चाइना के सपोर्ट से लड़ेगा और फिर से हॉर्मुज़ क्लोज होगा, फिर से पूरी दुनिया के अंदर अनरेस्ट होगा, फिर से ये शिपिंग लाइन बंद होंगी, फिर से ये जो है व्यापार बंद होगा, फिर से ये महंगाई होगी और फिर से ये समस्या जो चल रही थी पूरी दुनिया में कोहराम। और ये सर, ये आपकी प्रेडिक्शन है कि ये नियर फ्यूचर में होगा या फिर अभी कब होगा ये? अभी नियर फ्यूचर में, अभी ये जो मिड टर्म इलेक्शन है अक्टूबर-नवंबर में है, अभी जुलाई चल रहा है, 3-4 महीने की बात है, 3-4 महीने आप रुक जाओ, देयर इज अ हाईली पॉसिबिलिटी कि दोबारा से वॉर शुरू कर देंगे। क्योंकि मिड टर्म में पब्लिक के पास जाके वोट लेना है ना ट्रम्प को, रिपब्लिकन्स को, कि भाई हमने वॉर खत्म कर दी, आपसे हमने वादा किया था, गलती होगी शुरू कर दी, अब खत्म कर दी, MOU कर लिया, देखो अब शांति है, ठीक है, अब हमें वोट दे दो। पर अगर ट्रम्प हारता है, सपोज नहीं जीतता, तो अगर वो हारता है तो भी वॉर होगी। फिर क्यों होगी वॉर? वहां 2 ही बार बन सकता है प्रेसिडेंट,
तीसरी बार तो आता नहीं वहाँ पे, मतलब एक बार पहले बन चुका है, अब दूसरी बार इसको पता है तीसरी बार मैं लड़ नहीं सकता, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तीसरी बार आप चुनाव वहाँ लड़ नहीं सकते, तो उसका तो वैसे ही आखिरी टर्म है। वो कहेगा अगर वो हार भी गया, रिपब्लिकन हार भी गए, वो कहेंगे ठीक है यार हार तो गए हैं, क्या हो गया, तो ठीक है अब वैसे भी हमने आना नहीं है, 2 साल बचे हुए हैं। और पूरी अमेरिका के अंदर भी, पूरी दुनिया के अंदर भी ये एक सेंटीमेंट बन गया है कि यार सरेंडर कर दिया इसने, ट्रम्प ने, मतलब सुपर पावर हार गई, यही बना है ना, ईरान जीत गया। वो जो आप 14 MOU पढ़ोगे 14 पॉइंट्स का, कि जी सारे एसेट रिलीज कर देंगे ईरान के, रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो फंड है $300 बिलियन, वो भी चलो ठीक है वो भी कर देंगे। हार्मोस पे जो है क्या नाम है, जो पहले खुला था, अब उसमें यह है कि जी मैनेजमेंट इसका ईरान करेगा, मतलब कंट्रोल में ईरान कराएगा, ठीक है। आसपास जो अभी तक सारे बेसिस बना के बैठा था मिडिल ईस्ट में यूएस, उसमें ये भी ये 14 पॉइंट्स में कि भाई ईरान के जो आसपास है बेसिस भी हटा लेंगे हम, मिलिट्री भी, तो टोटल सरेंडर है ना, ये तो टोटल सरेंडर है। सही बात है, बस सुपर पावर मतलब ईरान जैसे हल्की माड़ी कंट्री से लड़के, मतलब तो टोटल सरेंडर है ना। यूएस के अंदर भी और पूरी दुनिया में ये सेंटीमेंट है कि यार ये तो सुपर पावर हार गई, तो अब उन्होंने भी तो कुछ अपने इस ऑडियंस को और अपने आप को थोड़ा सा कुछ प्रूव करने के लिए उन्होंने भी तो कुछ करना है ना। तो वो अगर जीत गया तो भी शुरू कर देगा, और हार गया तो इसलिए शुरू कर देगा कि यार मेरे तो आखिरी टर्म है, 2 ही साल बचे हैं, ठीक है, मैं अपने आप को अमेरिका के इतिहास में ये लिख के नहीं जाऊंगा कि यार डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के अंदर जो है ईरान की वॉर हार गया और उसने सरेंडर वाला 14 पॉइंट्स का MOU कर लिया। वो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसको इतिहास के पन्ने में अमेरिका के ये लिखा जाए कि उसने जो है उसकी लीडरशिप में सुपर पावर USA ईरान से हार गया था, इसलिए वो दोबारा से जंग शुरू की। तो सर आपके हिसाब से इंडिया के लिए करेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी? अगर जैसे आपको पता है ये होने वाला है, इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं सबको पता होगा, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, कि यही होने वाला है, तो आपके हिसाब से क्या मूव इंडिया को अपनाना चाहिए यहाँ से? देखिए इंडिया के सामने बहुत जटिल समस्या है ये 140 करोड़ लोगों के लिए आपको एनर्जी 365 दिन 12 महीने उपलब्ध करवाना इस एनवायरनमेंट में जो कि चल रहा है दुनिया के अंदर, वॉर्स का एनवायरनमेंट, बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए यही है कि आप जितनी चाहे जितनी आप कर सकते हैं। एक तो पहला डाइवर्सिफिकेशन करिए, अपनी जो आपके एनर्जी के इंपोर्ट्स हैं, आप अभी ये मान लीजिए रशिया से कर रहे हैं, मिडल ईस्ट से कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बाकी इधर उधर भी करें, अफ्रीकन कंट्रीज से कुछ करें, कुछ US से करें, ठीक है। अब US से तो करना ही पड़ेगा, जो अभी डिफेंस ये जो समझौता हुआ है, व्यापार समझौता, तो US की तो यही लड़ाई है ना कि आप खरीदो ज़्यादा हमसे, आप कमाते हमसे ज़्यादा हो, ठीक है, कम हो तो आप खरीदो ज़्यादा हमसे, हमारी को भी कमाई करवाओ, ठीक है, यही है ना उसका तो मुकदमा डोनाल्ड ट्रम्प का। तो कुछ हम US से लेंगे हम, अच्छा, लेकिन चक्कर वही है कि भाई जो वाटरवेज हैं, जो मतलब ट्रेड के जो रास्ते हैं वो तो वही है ना, हार्मोज, वही सुएज कैनाल, वही रेड सी, ठीक है, सामान तो इधर से ही आना है। तो अब और केप ऑफ गुड होप जो साउथ अफ्रीका वाला है वो तो बहुत लंबा पड़ता है, और उसमें तो इतना खर्चा जाता है, 36 दिन के अंदर आकर लगता है। तो यहाँ से अगर आप सामान मंगाते हो अमेरिका से या यूरोप से या कहीं से आप बेचते हो अपना सामान, तो ये वाला मिडिल ईस्ट वाला रास्ता है, ये पास पड़ता है, ये यहाँ से 10-12 दिन के अंदर आपका सामान चला जाता है, आ जाता है। आप ये रास्ता बंद हो जाता है तो आपको फिर वो साउथ अफ्रीका वाला केप ऑफ गुड होप वाला जो है बचता है, तो 35, 36, 40 दिन में आके लगता है शिप वहाँ से। और जो शिप जब आके लगेगा तो 35-40 दिन का जो क्रू का खर्चा है, और जो वो फुल पे चलता है ना, जो शिपिंग वाला जो है वो फुल पे चलता है ना, खर्चा इतना हो जाता है, ठीक है। तो आपको सामान वैसे ही महंगा आएगा और महंगा बिकेगा। तो आपके कंट्रोल में ये है ही नहीं कि भाई ये वाटरवेज आप कर लो, अब इसमें आप शांति रख सको, यहाँ पे आप इस रीजन में शांति रख सको। वो तो इनका जो गेम चल रहा है US ईरान इजराइल का, ये आप इस पर थोड़ी ना कंट्रोल है आपका, ठीक है। तो आप यही करो फिर, ठीक है भाई, अब अपना यही एथेनॉल और ये EV जितना भी हो सकता है डाइवर्सिफिकेशन यहाँ इंटरनली, और बाहर भी डाइवर्सिफिकेशन, मिडिल ईस्ट और रशिया के अलावा इधर उधर अफ्रीकन कंट्री से, अमेरिका से इधर उधर से तेल लो, ठीक है। कुछ सोलर में इंडिया इतना बढ़िया क्यों नहीं करता? इंडिया सोलर में तो बहुत अच्छा कर सकता है, पर जैसे चाइना हम देखते हैं बहुत ज़्यादा सोलर को प्रमोट करता है, इंडिया सोलर में इतना आगे क्यों नहीं है? चक्कर ये है ना, जो अब वही वाली बात है कि आप देश में 1000 समस्याएं हैं, ठीक है। अब सर गवर्नमेंट ने पहले EV की पॉलिसी लाई, भाई चलो ठीक है, ये फिजिकल डेफिसिट कम करने के लिए EV चलाते हैं। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, ये एथेनॉल वाला काम आ गया।
अब जो है एथेनॉल करते करते अब गवर्नमेंट कहने लगे कि नहीं भाई सोलर चलो सोलर चलो सोलर चलो। लोग कहेंगे यार एक चीज़ खत्म नहीं दूसरी शुरू कर देते हो तुम। ठीक है, गवर्नमेंट को लोगों का भी तो देखना होता है ना। गवर्नमेंट को सेंटीमेंट, भाई इलेक्शन भी तो जीतने हैं उसने, पब्लिक से वोट भी तो मांगना है ना उसने, प्रोटेस्ट भी तो रोकनी है उसने। लोग सड़कों पर आ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? बट सर सबको पता है कि सोलर बहुत ही बड़ा एनर्जी सोर्स है, तो पिछले भी कुछ सालों से कभी प्रमोट किया नहीं गया इस लेवल पे। सोलर एक्चुअली क्या है कि बिजली बनाने, सोलर जो मेनली काम होता है उसका, जो मेनली उसका जो यूसेज है, एप्लीकेशन है उसकी, वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, बिजली बनाने में। बिजली की ऐसी कोई समस्या हमारे यहाँ है नहीं, बिजली हमारे यहाँ आ रही है, चल रहा है काम। ठीक है, हमारी मेन समस्या है ये हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चलती रहे, व्हीकल्स चलते रहे। व्हीकल्स के लिए तो पेट्रोल चाहिए ना आपको, डीजल चाहिए ना, ये सोलर थोड़ी लगाओगे। वो सोलर एप्लीकेशन वहाँ पे वो ईवी वाली बात आ जाती है फिर। ठीक है, तो सोलर आप हम वहाँ सोलर हम लगा लें, लेकिन हमें इलेक्ट्रिसिटी कितनी कोई दिक्कत नहीं है देश के अंदर, और इलेक्ट्रिसिटी हमारी ठीक ठाक जनरेशन हो रही है और लो कॉस्ट पे हो रही है। ठीक है, थोड़ा और लो कॉस्ट हो जाएगी सोलर ले आएंगे तो ठीक है। अगेन फिर वही वाली बात, चाइना से हैवी इंपोर्ट, और फिर चाइना से वैसे ही $100 बिलियन का डेफिसिट चल रहा है हमारा। $100 बिलियन हम कमा के देते हैं चाइना को, हम क्या कमा रहे हैं उससे? $100 बिलियन, मतलब वैसे बिलियन डॉलर दुश्मन कंट्री है हमारी। मतलब 1962 में हमने हजारों शहीद करवाए अपने जवान, और वहाँ उसको हमने $100 बिलियन अपने हाथ से कमा के दे रहे हैं हम उसको, भाई लोग। और फिर वही वाली बात है, सोलर प्रमोट करेंगे तो फिर वहाँ से इंपोर्ट करने पड़ेंगे इक्विपमेंट, उसके सब चीज़ें, तो हर चीज़ देखनी पड़ती है। करेक्ट सर। अगर जैसे हमेशा से बात होती आई है इंडिया भी ग्लोबल पावर बनेगा, मतलब पिछले कुछ 2-3 सालों में बहुत बातें हो रही थी, तो जब अगर इंडिया ग्लोबल पावर बनना चाहता है तो क्या जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस इंडिया फेस करेगा आने वाले सालों में? देखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सबसे बड़ी बात तो जो ग्लोबल पावर बनता है ना, जब कोई भी कंट्री, आप देखो यूएस था ग्लोबल पावर, मतलब सुपर पावर, अभी भी है, डिक्लाइन पे लेकिन अभी भी है। कितने सारे एलाइज हैं उसके, मतलब पूरा नेटो उसका एलाई है, कनाडा उसका एलाई, अब तो थोड़ा सा चल रहा है इनमें, लेकिन आज तक तो 17 साल से तो देख रहे हो ना आप, मतलब फ्रांस भी, यूके भी, इटली भी, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड भी, ठीक है, कनाडा भी, मैक्सिको भी, जापान भी, साउथ कोरिया भी, ऑस्ट्रेलिया, सारे एलाई है ना। इतनी सारी तगड़ी तगड़ी कंट्री आपके एलाई हैं, तो आप बने हो ना सुपर पावर। करेक्ट। चाइना को देख लेते हैं अब, चाइना जो इमर्जिंग सुपर पावर है, नेक्स्ट सुपर पावर है, उसके एलाई कितने सारे हैं, ईरान उसका एलाई, ठीक है, और ये सारे रशिया ग्रेट पावर उसका एलाई, पाकिस्तान ठीक है, पाकिस्तान उसका एलाई, रशिया चाइना तो बिल्कुल ऐसे है ना, बिल्कुल उनमें तो कोई फ़र्क ही नहीं है, वो दे आर वन। ठीक है, तो कितने सारे एलाई हैं उसके भी। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो भी ग्रेट पावर बनी है, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि सुपर पावर या ग्रेट पावर हमें बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो एलाइज होने आपके बहुत ज़रूरी हैं, आपके दोस्त होने बहुत ज़रूरी हैं। बिना दोस्त के, बिना, जैसे बिना टीम के एक कंपनी नहीं चल सकती ना, एक आदमी नहीं चला सकता कंपनी को, बिना मेंबर जब तक साथ ना दें तब तक घर नहीं चल सकता कोई। ऐसी अकेला इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता, अकेली कंट्री भी कोई कुछ नहीं कर सकती। सर अभी इस स्टेट पे इंडिया ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता? ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है इसको हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। इजराइल की अगर हम बात करें तो ग्रेट रिलेशंस तो हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं इजराइल से, लेकिन एक चीज़ आप देखो, अभी की एग्जांपल लेते हैं, रिसेंट वाला ही, कितनी समस्या हमारे को हो गई थी अभी यहाँ गैस की लाइन में। देखो कितने लोग लगे हुए थे, लोग यहाँ लेबर रो रही थी। आनंद विहार, ये बस स्टैंड पे, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे, जो दिल्ली में लेबर क्लास थी, क्योंकि 3,000 रुपये का सिलेंडर हो गया था, 2,000 रुपये का सिलेंडर हो गया, लोग रो रहे थे यहाँ खड़े होकर, और लोग अपने घर को वापस जा रहे थे और ये बोल रहे थे कि हम कभी वापस नहीं आएंगे। एक जो 500 रुपये 600 रुपये दिहाड़ी मजदूर है, उस पर क्या गुजरी होगी जब उसे देखा होगा उसने 2,000 रुपये सिलेंडर। ठीक है, 2,000 रुपये जो सिलेंडर हुआ हमारे यहाँ, जो ये इतना पीएम मोदी को भी और गवर्नमेंट को भी इतनी हाई लेवल मीटिंग्स करनी पड़ी, देश की जनता को इतनी समस्या हुई, पूरी की पूरी जो हमारा जो सराफा बाज़ार है, जो गोल्ड की, जो सबका काम ठंडा हो गया। ठीक है, क्योंकि पीएम मोदी को अपील करनी पड़ी कि भाई आप, वही वाली बात कि इंपोर्ट बढ़ेगा, हम इंपोर्ट करेंगे, तो अब यही है कि आप खरीदो मत। ठीक है, ये जो सारी समस्या अभी हमें हुई 30-40 दिन की वॉर के अंदर, ये समस्या हमारा जो एलाई है इजराइल को दिख तो रही होंगी ना, कितनी समस्या हो रही है। अगर वो हमारा सच में वो वाला एलाई है कि आँख बंद करके हम भरोसा कर सकते हैं, तो कुछ तो हमारे लिए वो करता है ना, कम से कम हमारे लिए, कम से कम इतना ही करता कि ठीक है,
वॉर को जो है वो उस तरीके से ना करता कि भाई उसको ये समस्याएं हमको फेस करनी पड़े, ठीक है। उसने तो अपना एजेंडा चालू रखा। अगर हम वाकई इतने अच्छे दोस्त हैं या हमारा इजराइल इतना अच्छा दोस्त है तो इतनी समस्या हमने फेस करी, कहीं पर नाम आया कि इसमें हमारे को हेल्प करी है अमेरिका ने, इजराइल ने इसमें हेल्प करी है। बल्कि हुआ क्या कि इजराइल अमेरिका की वहाँ और ईरान से वॉर चल रही है, पूरी दुनिया के जहाज जा रहे हैं। 3 जहाज पर हमारा अटैक हुआ, पहले एक जहाज पर अटैक हुआ, फिर दूसरे जहाज पर अटैक हुआ, फिर तीसरे जहाज पर अटैक हुआ, 3 हमारे नाविक मारे गए उसमें। किसी और देश के मारे गए? मेरे को तो नहीं सुना, मैंने तो नहीं सुना। मतलब ये ऐसे करते हैं अलाई के साथ, इसे अलाई बोलना कहते हैं कि मतलब बंदे मारते हैं अलाई के, ठीक है। यूएस इजराइल तो एक ही बात है ना उनके, तो एक ही साथ नाम लो। पहले इंडो पैसिफिक उनकी जो यहाँ की कमांड थी, ठीक है, अब उसमें से इंडो हटा दिया, खाली पैसिफिक छोड़ दिया उसको, यूएस पैसिफिक कर दिया ना कमांड का नाम यहाँ का। मतलब वो कह रहे हैं कि मतलब हमें इंडिया के साथ नहीं चाहिए, ये सिग्नलिंग कर रहे हैं। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक अलाई, इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ठीक है। तो वो करके तो आपका कोई दोस्त है, वो दोस्त वाले काम करके तो दिखाए तो आप दोस्त कहोगे ना उसको। पर सर जैसे हम देखते हैं कि पीएम मोदी और पुतिन भी साथ रहते हैं और चाइना के प्रेसिडेंट भी कभी कभार दिख जाते हैं, तो हो सकते हैं रिलेशन बढ़िया चाइना के साथ। देखिए चाइना के साथ रिलेशंस बढ़िया हो तो सकते हैं, मेन समस्या है कि चाइना का जो सपोर्ट है पाकिस्तान को, हमारा जो कहते हैं खूनी दुश्मनी जो है, एक तो पाकिस्तान से है, एक चाइना से चलो थोड़ी पुरानी होगी लेकिन दुश्मनी तो है। 1962 का जंग हम भूले तो नहीं ना, उसको जो डैमेज हमको हुई ना हम भूले उसको, ठीक है, आज तक नहीं भूले कभी। अक्साई चीन जो हमारा उधर है वो हम नहीं भूले कभी, नहीं भूल सकते हैं उसको। प्रॉब्लम ये है कि आपकी जब रिलेशनशिप बढ़ती है ना, अब जैसे हम आम जिंदगी में दोस्त बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि यार इसने हमारे साथ किया क्या है। जब आपका पीछे खटास हो रिश्तों के अंदर तो आगे मीठे रिश्ते बनाने बड़े मुश्किल जाते हैं। पीछे बैकग्राउंड क्लीन हो तो आप उसके साथ एक नई राह पे चल सकते हो। जब पीछे आपके रिश्ते ठीक नहीं है, आपके खटास रिश्तों के अंदर, तो आप नई उन खटास वाले रिश्तों पे कैसे रखोगे, ठीक है। चाइना के साथ लेकिन फिर भी जो यूएस चाहता है कि हम जो है क्या कहते हैं उसका प्लेग्राउंड बन जाएं और हम चाइना के लिए जो है ना उसकी फ्रंट पोस्ट बन जाएं, ठीक है, वो हम बिल्कुल नहीं बन सकते। वो हमने बिल्कुल क्लियर है हमारी पॉलिसी मेकर्स को, हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री को, हमारे पीएम को, हमारी सरकार को कि भाई हम ये दूसरे के लिए, तो हम यूएस के लिए प्लेग्राउंड हम नहीं बनेंगे। वी आर नॉट फॉर सेल, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा भी होगा, आप थोड़ा रिलेशंस बेटर हुए, वो डायरेक्ट फ्लाइट भी चालू हुई है बीजिंग से न्यू दिल्ली की। और इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि ये आना जाना भी हुआ है हमारा, कुछ विजिट्स वहाँ की भी हुई हैं और यहाँ भी आए वो, ठीक है। ट्रेड भी हमारा जो पहले, ठीक है, उस समय भी थोड़ी बेहतरी हुई है। तो हमने कोशिश अपनी तरफ से करी है कि हम थोड़े बेहतर करें चाइना के साथ रिलेशंस। लेकिन फिर मैं वही वाली बात है कि पीछे खटास, हिस्ट्री अगर बेकार रही है तो फिर हिस्ट्री एक तो अच्छा, आप उस पर उस तरीके से भरोसा नहीं कर सकते आप। सर कौन सी ऐसी कंट्री अगर इंडिया सुपर पावर बनने की तरफ चलता है तो उस कंट्री के साथ अपने अलायंस बनाए, आपको क्या लगता है? देखिए वैसे तो इस चीज़ का जवाब जो है ना प्रैक्टिकली अगर मैं दूं तो चढ़ते सूरज को सलाम है। मतलब कहने का मतलब है कि चाइना और उसके आसपास के, क्योंकि हमारा इलाका भी यही है ना, हमारा पड़ोसी कौन है। मतलब आपको सुपर पावर बनना है और आपको मोहल्ले में, आपको जैसे कि अपने कॉलोनी के अंदर आपको एक सुकून के साथ रहना है तो आपके पड़ोसी के साथ रिश्ते होने अच्छे ज़रूरी हैं। उसके बिना रह सकते हो आप? नहीं रह सकते ना। और आपका पड़ोसी अगर मान लो वो एक सुपर पावर बनने वाला है तो फिर तो ज़रूर उसके साथ अच्छे होने चाहिए रिश्ते। तो अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ, प्रैग्मेटिज्म पर जाऊँ, तो सीधी सी बात है चाइना के साथ हमारे रिश्ते बेहतर होने चाहिए। क्योंकि सीधी सी बात है, कल चाइना का है तो हम चाइना के साथ अच्छे रिश्ते करेंगे तो अपना जो है, लेकिन समस्या वही है कि चाइना का सपोर्ट जो पाकिस्तान को, उस चक्कर में हम जो है कर नहीं पाते। और पीछे चाइना के साथ भी हमारी जंग हुई है। तो इस चक्कर में आज भी हम जो देखे जाते हैं, जो अमेरिकन कैंप में देखे जाते हैं, वी आर सीन एज ए अमेरिकन कैंप या अमेरिकन अलाई, ठीक है। क्योंकि फिर वही वाली बात है कि भाई गांव का एक चौधरी नहीं तो दूसरा चौधरी, कुछ तो चाहिए ना आपको, फिर क्या करोगे आप, मजबूरी है ना। सब दोनों चौधरी से तो नहीं बिगाड़ सकते ना आप हमको, एक चौधरी के साथ तो आपसे थोड़ी बहुत बना कर रखनी पड़ेगी ना। लेकिन अमेरिका का यही है कि बस उनका तो सबके साथ यही है कि हमारी जैसी करो, हमारी जैसी सुनो तो ठीक है, नहीं तो छुट्टी। अब मार्को रूबियो यहाँ ताजमहल देख के गया है, वो क्या नाम है, जेडी वांस यहाँ आया है 4 दिन की, वो उषा वांस के साथ बंदे मार दिए हमारे वहाँ,
अटैक 3 जहाजों पर अटैक कर दिया। उनके तो यही हमारी सुनते, वो दादागिरी वाली बात, एलआई वाली भाषा थोड़ी है उनकी, दादागिरी वाली भाषा है, सुनते तो ठीक है, नहीं तो भरोसा नहीं कर सकते हम ये उसमें। सर थोड़ी बात करते हैं कि हमारे देश में, इंडिया में आजकल क्या चल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी बहुत चर्चा में आ रही है सोशल मीडिया पे। तो ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो इनकी डिमांड है, आपके हिसाब से वो सही तरीके से चल रहे हैं, वो सही चीज़ है या गलत कर रहे हैं? देखिए, कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी मूवमेंट हो, चाहे सीजेपी की हो, चाहे कोई भी हो, चाहे विदेश जो पास्ट में हुई है या भविष्य में कोई भी होगी, बस आपने एक चीज़ नोटिस करनी है, मतलब जो लिटमस टेस्ट होता है ना किसी मूवमेंट का, कोई भी मूवमेंट हो, स्टूडेंट्स की हो, ट्रेड यूनियंस की हो, किसी भी ग्रुप की हो, आपने बस ये देखना है कि वो पीसफुल है कि नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर अपनी डिमांड रख रहे हैं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर अपनी डिमांड रख रहे हैं और वो पीसफुल हैं, तो वो ठीक लोग हैं। जहाँ उन्होंने धमकी वाली भाषा अपनाई, या जहाँ वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट से बाहर, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बाहर गए, नहीं जी हम यहाँ तो जो परमिशन दिए हम यहाँ तो नहीं करेंगे, हम तो वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, नहीं हम ऐसे तो नहीं करेंगे, हम तो वैसे करेंगे, और वो उल्टी सीधी नारेबाजी, और गवर्नमेंट की जहाँ पर आपने नहीं करनी बुराई, वहाँ भी बुराई, जहाँ करनी है जो प्रैक्टिकली समस्या है उसकी बात करो आप, जो बनता है आपकी करना कि भाई यहाँ पर गलत है, जहाँ सरकार गलत हो गलत कहो उसको, लेकिन जहाँ सरकार गलत नहीं उसको गलत मत कहो। प्रैक्टिकली आप जाओ तो दो चीज़ें हैं, पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर। अगर ये कम कर रहे हैं अभी, तो देखो कब तक करते हैं ये काम, तो ठीक है। जिस दिन ये वहाँ से गए, उसके थोड़ा सा भी बाहर निकले, दे आर नॉट गुड पीपल, सीधी सी बात है। तो हमने ये दो चीज़, अभी शुरुआत हुई है इनकी, अभी तो 4 दिन हुए इनको आए हुए, अभी देखते हैं क्या है। ये सबके लिए कह रहा हूँ मैं, सीजेपी के लिए नहीं कह रहा, कोई भी मूवमेंट चले, किसी की भी मूवमेंट चले, बस वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के अंदर, संवैधानिक फ्रेमवर्क के अंदर होनी चाहिए और पीसफुल होनी चाहिए, प्योरली पीसफुल। मतलब एक आदमी भी उसमें ऐसी बात ना करे या ऐसा काम ना करे जो कि। सर एक तरफ तो जैसे आप बता रहे थे, इंडिया का फ्यूचर ये होना चाहिए कि हम ब्राइट माइंड्स पूरे वर्ल्ड को दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे ही देश में पेपर लीक हो रहे हैं नीट के, और इतने सारे पेपर लीक पिछले 10 सालों में हुए हैं। यूपीएससी भी रिग्ड बताते हैं कि उसके रिजल्ट्स भी रिग्ड हैं। जो लोग पिछले साल रैंक होल्डर्स थे, वो कोई सर्टिफिकेट लगा देते हैं, नेक्स्ट ईयर वो रैंक होल्डर बन जाते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में। तो इस तरीके के अगर स्कैम्स होंगे लोगों के साथ और चीज़ें होंगी, तो फिर ये ब्राइट माइंड्स वाला सपना भी पूरा नहीं हो पाएगा फिर तो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि एक ऐसी सिस्टम बना कर रखे कि वो जो कि बिल्कुल निष्पक्ष हो, जिसमें कोई लीकेज ना हो। मतलब ये करप्शन मतलब लीकेज ना, करप्शन के चक्कर में हो रहा है ना सब कुछ, सारा खेल करप्शन का ही है ना, पैसे बनाने की बात है ना। लीकेज ना हो, एक वो सिस्टम हो जो ट्रांसपेरेंट हो, निष्पक्ष हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। जो भी ये नीट का बोर्ड है, ठीक है, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, इनके बोर्ड हैं, डायरेक्टली जो काम करते हैं वो काम तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और जो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन उनके अंदर ही करते हैं ना। तो सीधी सी बात है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप बिना एक्शन के, मैं आप एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आप बिलीव नहीं करोगे, अभी धर्मेंद्र प्रधान के जो है प्रोटेस्ट चल रही हैं कि भाई रेजिग्नेशन लो, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, रेजिग्नेशन लो। अभी रेजिग्नेशन का नहीं आया, मुझे नहीं पता गवर्नमेंट क्या करेगी, लेगी नहीं लेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कंट्री कैसे बनती है या कंट्री कैसे चलती है। कैबिनेट मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, आप कभी चाइना के बारे में पढ़ोगे ना, इस लीकेज को बंद करने के लिए, सिस्टम को निष्पक्ष बनाने के लिए, सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, मतलब in the history of the world no country has done this. China has fired 4,000 cabinet rank ministers in their government just because of corruption suspicion. They suspect that the person has done corruption, and the moment it is proven, they have so far fired 4,000 cabinet rank people. 4,000. We are just talking about one person here. Unless you don't do it, unless you do not stop this corruption, this leakage, the country can never be great. And this all, whatever you are seeing, that these mishappenings, just because of corruption, and you have to set an example. आप एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो ये करप्शन नहीं रुकेगा। करप्शन रोकने के लिए आपको एग्जाम्पल सेट 1-2 लोगों को नज़ीर बनाना पड़ेगा कि भाई ये पनिशमेंट है, 0 टॉलरेंस पॉलिसी है।
आप अदरवाइज ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा और लोगों का विश्वास भी फिर जो है ढीला पड़ जाएगा। बट सर डेमोक्रेसी में ये, और इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में ये मुझे लगता नहीं पॉसिबल कभी हो पाएगा, क्योंकि करप्शन तो शुरू ही टॉप लेवल से होती है। अब जैसे हम देख रहे हैं कि हर चीज़ ही दो बड़े बिजनेसमैन को दी जा रही है, हर चीज़ में उनकी इन्वॉल्वमेंट आए जा रही है, तो फिर जब टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ही करप्शन हमें दिखाई दे रही है साफ साफ, तो फिर नीचे के लेवल के लोगों को जीरो टॉलरेंस की तो बात ख़त्म ही हो गई। इसका जो सॉल्यूशन है ना, इसका तो ये सॉल्यूशन है, वैसे तो ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है। इसका जो सॉल्यूशन है ना, ये जितने भी टॉप की लीडरशिप हमारी है, ये तो हम में से ही गए हुए हैं ना, है तो भारत का ही ना सब। पब्लिक करप्ट है तो कहीं ना कहीं पब्लिक में से निकले ना, पब्लिक करप्ट है तो ये करप्ट है ना। करेक्ट। जिस दिन पब्लिक इतनी अवेयर हो गई, लाइक फिनलैंड, स्वीडन और ये नॉर्वे, कि भाई इनफ इज इनफ, वी वांट अनबायस्ड, ट्रांसपेरेंट, नो लीकेज, नो करप्शन सिस्टम, फिर ऑटोमेटिकली पब्लिक फिल्टर हो गई, खुद को अपना इस लेवल पे ले गए। वो बहुत मेहनत वाला काम है, बहुत उसके लिए त्याग चाहिए, बलिदान चाहिए उसके लिए। पब्लिक जब तक पब्लिक नहीं बनेगी ऐसी, तब तक वो लोग पब्लिक में से निकल के ऊपर नहीं जाएंगे, और तब तक पब्लिक ऐसे लोगों को रोक नहीं सकती। पब्लिक से ही सारा काम, न्यूक्लियस जो है ना इसका, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का, वो पब्लिक है। आप सही कह रहे हो सर, क्योंकि एक तरफ तो हम ये देखते हैं पैसे दे के वोट खरीद लिए, पर अगर मिडिल क्लास की भी बात की जाए या अमीरों की भी बात की जाए, हर आदमी अपने जानने वाले को फेवर करना चाहेगा कि वो पावर में आएगा तो मेरे को फेवर बैक मिले। सीधी सी बात है, जहाँ भाई भतीजावाद नहीं है, नेपोटिज्म नहीं है, वहाँ यारवाद है। सर क्या लैक ऑफ एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है इस चीज़ के लिए? बिल्कुल, जितने लोग अभी 75% चल रही है लिटरेसी रेट, जो मैं फिनलैंड और स्वीडन, ये नॉर्वे, जहाँ पर कोई लीकेज नहीं है, मतलब नेग्लिजिबल है लीकेज, करप्शन नहीं है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, लोगों को बेहतरीन सड़कें हैं, लोगों के लिए बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हर चीज़ वहाँ देखो ना, हर यू नेम इट, मतलब एवरीथिंग यू सी, बेहतरीन हवा है, इंफ्रा, योर एयर, योर एजुकेशन सिस्टम, योर हेल्थ सिस्टम, एवरीथिंग इज fabulous over there. Just because the people, the literacy rate is 99%, 97%, 95%, and literacy rate भी they are very high quality education, मतलब वो literacy भी है लेकिन education भी बहुत quality वाली है। तो वही वाली बात आ गई ना, नीचे सब क्लियर होगा तो ऊपर भी क्लियर हो जाएगा, नीचे क्लियर नहीं है तो भैया वो कोई आसमान से नहीं आएंगे, आसमान से नहीं आते, वो इधर से जाते हैं सारे। और सर वैसे जैसे बाहर कंट्री वाइज तो चल ही रही है डिस्टर्बेंस, इंडिया वाइज भी आपको कुछ दिखता है कि जैसे इंडिया में ही लोग आपस में बहुत ज़्यादा वो है कि भाई लड़ने को तैयार, और कहीं भी दंगे हो रहे, कुछ भी हो रहा है, तो आपको विद इन इंडिया क्या सिचुएशन लगती है? देखो विद इन इंडिया तो ये है कि एक तो हमारे यहाँ जो कास्ट सिस्टम है ना, ये बड़ा पुल बैक करता है ग्रोथ को, मतलब ये कास्ट एंड रिलीजन एक तो ये पुल बैक करता है। हालांकि वैसे तो ये जितनी डाइवर्सिटी होती है वो उतनी ताकत होती है किसी कंट्री की, ठीक है, लेकिन कभी कभी वही फिर मुसीबत ही बन जाती है, क्योंकि फिर वो जब दरार पैदा हो जाती हैं तो फिर ठीक है। अब ये कास्ट सिस्टम, अब ये कास्ट पॉलिटिक्स कितनी डोमिनेंट है हमारे यहाँ, मतलब कास्ट के नाम पर पार्टीज़ हैं, कास्ट के नाम पे जो है वोट दिए जाते हैं, ठीक है। अरे भैया जब आप कास्ट के नाम पे वोट दोगे तो विकास क्यों देगा आपको? पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन ही है ना। फिर आपने वोट ही उसको इसलिए दिया है कि वो मेरी जात का है या मेरे धर्म का है, तो फिर आप फिर किस हक से मांगोगे उससे रोड और बढ़िया हॉस्पिटल और बढ़िया स्कूल? किस हक पर मांग सकते हो आप उसको? तो ये तो सबसे जो डोमिनेंट इशू है ये है कास्ट, और ये सदियों से चला आ रहा है, तो ख़त्म होना भी बड़ा मुश्किल है, या धीरे धीरे ख़त्म होगा भी। तो सर ये भी हमेशा डिबेट रहता है कि ख़त्म तो हो जाएगा, लेकिन जो रूलिंग पार्टीज़ हैं, फिर कोई भी पार्टी है, वही इसको उत्पन्न करती है, बढ़ाती है, बढ़ावा देती है। क्योंकि चक्कर वही है ना, पब्लिक भाई पॉलिटिशियन को इतना लंबा नहीं विजनरी होता पॉलिटिशियन के, भाई 100 साल 50 साल में देश बनाऊं, ये करूं वो करूं, भाई वो तो अलग ही सिस्टम है, वो छोड़ दो। वो इतने हमारे यहाँ इतने हाई फाई इतने विजनरी लोग नहीं है कि वो 50 साल की प्लानिंग लेके चले। उनको तो ये भाई 5 साल इलेक्शन है, 5 साल में कैसे जीतना है इलेक्शन, 10 करोड़ लगाने, 50 करोड़ कैसे कमाने। पॉलिटिशियन तो बिजनेस का ही खेल है ना। अब बिना पैसे दिए टिकट मिलता है कहीं? बिना पार्टी फंड दिए टिकट मिलता है कहीं? अंदर के तो सबको पता ही है क्या चक्कर है। तो जब मेन बात यही है कि भाई जब उसको ये पता है कि भाई 5 साल की फिक्र है उसको, तो उसकी तो सारी जिंदगी 5 साल, भाई इलेक्शन जीतना कैसे है। अब जीतने के लिए तो फिर वही गिमिक खेली जाएंगी, फिर तो वही कास्ट सिस्टम जो
जो सिम्टम हैं उन्हीं पे प्ले करा जाएगा ना। धरातल पर जो सिस्टम है, जो सिम्टम है, सिम्टम्स के हिसाब से प्ले करेगा ना। वो तो सिम्टम ये है, इस पे उसका काम बन सकता है तो इसी काम को चलाएगा वो। पब्लिक इतनी समझदार हो जाए, इतनी लिटरेट हो जाए कि वो क्या भाई नहीं ठीक है भाई, मैं जातवाद गई भाड़ में और धर्म वर्म गया भाड़ में, वो भैया मेरे को तो, मैं तो उसको वोट दूंगा जो कि मेरे को ये मैनिफेस्टो में लिख के दे दे कि अगले 5 साल के अंदर ये जो सारे स्कूल है और सारे हॉस्पिटल हैं 5 स्टार हो जाएंगे। तो फिर देखो पॉलिटिशियन कैसे आगे आगे आपके सुनते हैं। वही वाली बात आती है घूम फिर के कि जाते सब नीचे से ही हैं। नीचे का सिस्टम पब्लिक ठीक होगी तो ऊपर का ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो ये तो हम लोग, कोई भी देश हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी लोग हों, हम लोग ये तो सोचते हैं कि यार ऊपर का सिस्टम ठीक होना चाहिए। अपने को ठीक करने की जहाँ बात आती है ना, वहाँ इंसान परेशान हो जाता है। अपने को नहीं ठीक करना चाहता आदमी। अपनी कमियों को ठीक करना बहुत मुश्किल काम है ना। दूसरे में कमियां देखनी बहुत आसान काम है, अपनी कमियां देखनी मुश्किल काम है, उसे ठीक करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। सही बात है। Sir, what is the update on the Russia-Ukraine war happening right now? We recently talked about the Iran and America war, but there's no like recent update about the Russian and Ukraine war happening. What is the update on that? So as we all know that this is all about proxy game. The US is fighting in Ukraine, and China is basically fighting in Russia. China is backing Russia. So this is a great power game. This is directly linked to the great power or the superpower game, where US wants to remain superpower and China wants to replace USA as a superpower. So it's just a kind of zigzag. So as of today, China and the Russian lobby seems to be on the winning side, because you know that Ukraine, though Europe and US has been funding, giving weapons, giving political diplomatic support to Ukraine, but still the more than around 20-25% territory of Ukraine is already annexed or is under control by Russian. So, and plus there is a very heavy bombing by Russian side into the Ukraine till the last point towards Europe. So Ukraine is almost a gone case. So of course this is all about China. Russia is US likely has to win. stopped backing Ukraine now. US has not stopped backing. The problem with US is it has got into multiple fronts. It has just started, in Middle East and in Europe as well. US has got a lot of problem at house domestically as well. So US is not able to focus and give the required funding and weapons and ammunition to Ukraine. That's why the Ukraine is looking on the back foot, and Russia and China are on the winning side because they are more focused and they are more well planned. And so one more thing, if I talk about Indians, they are quite much, about their investment. They are very much concerned that where should they invest, in which sector should they invest, because the economy is going down, everything is going down. So according to you, which sector would be, preferable in the coming months or in the coming year? So as far as the investment, like a geopolitical linked investment opportunity or the investment outlook is concerned, as far as sector is concerned, so there are few sectors. I think one is the booming sectors, which irrespective of the war and the great power game that is going on. There are few sectors where people can, of course, subject to the investment advice and investment manager advice. But there are few sectors are really for sure going to grow in the next 5, 10 or 50 years. If first is AI, second is renewable energy. This is very or green fuel, you can say. The renewable energy and green fuel are the second choice where people should invest. And third is I think this whole that change is going and is taking place. There is one thing about the environment. So those companies are working for a cleaner environment, for a greener environment. Like people can invest in those ventures and then those companies. So these are the top 3, I think, opportunities people have. Sir, is Russia
And Ukraine war also having an impact on India currently in the current scenario? Russia Ukraine impact is not much directly on India, but of course it is in a way that Russia has been, our very old ally and tested partner, and most of our defense forces and the Indian army, military systems, and ammunition, and especially air force fighter jets and all have been imported from Russia. Since Russia is fully occupied and involved in war with Ukraine, like Russia is not in a situation to keep providing us the way we want the defense upgradation. So we have to look here and there, the other options available. So that is the one impact that we have. Sir, is Russia's plan to just capture Ukraine, or they are expecting to, they want to expand and capture some more other nations also? That's very good question. Very few people ask this. This is a very deeper question. Of course, Russia has been superpower in the past, and superpower, the country which becomes superpower once in a lifetime, will always have that ambitions to become superpower again. And given the fact that the massive reserves, Russia has natural reserves worth $75 trillion. Russia is the only country which has the largest and the most valuable natural resources. And of course, the territory, all know that Russia is the biggest country by territory as well. So Russia, being all these factors in count, Russia will always want to go deeper in the Europe once it wins Ukraine, because this war Russia did not start, but Russia had to pay a heavy price. The casualties, the shortage of the army personnel in Russia, and the economic cost that it had to pay. Though it is on the winning side, but still there's a lot of very heavy damages and heavy losses to Russian people and Russian country. So of course, if they win, then they will not stop here. They will not stop in Ukraine. They will, of course, want to go and then hit Europe, who is funding and supporting Ukraine. So the next target would be Europe. And sir, what do you think about foreign direct investments? Like, should India allow more of foreign investments, or should they stick to making their own things and growing their own people? In my personal opinion, if I say that this is subject to the government policy and the people sitting in the power corridors, but I think we should a little bit open more, because see, this is a tried and tested path. We what was our situation in 1990? It was terrible, the economic situation. The Narasimha Rao government and the Manmohan Singh was finance minister. They opened up the economy, and that's where our journey started. Whatever we are today, that one decision in 90s taken by the Narasimha Rao government and the where finance minister was Manmohan Singh. Whatever we see, the wealth, the level where we are, that one decision has a lot of impact and a lot of say in this, whatever we are today. So I think, given that experience, that was a very good experience for us, we should open up a little more, but cautiously. All right, sir. It was great having you, and जितना मज़ा हमें आपसे बात करने में आया, उम्मीद है जनता को भी आया होगा। और इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फिलहाल जाते जाते सर, आप हमारे ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं ऑडियंस से यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो भी आप न्यूज़ कंज्यूम करते हैं, मतलब आज के टाइम में ये इन्फॉर्मेशन का फ्लो इतना ज़्यादा है कि लोग बाग समझ नहीं पाते कि यार क्या इन्फॉर्मेशन सही है, क्या नहीं सही है। बहुत ही कंटेंट का फ्लो बहुत ज़्यादा है। तो आप जो भी इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, तो पहले ये देखें कि ये जो सोर्स है, ये अनबायस्ड तो बिल्कुल भी कोई नहीं मिलता, लेकिन इट शुड बी एज मच न्यूट्रल एज पॉसिबल। आप देखें कि वन साइड बात तो नहीं हो रही है। और दूसरी बात, आप उन सोर्सेज को चेक करें, उन थिंक टैंक्स को भी फॉलो करना शुरू करें, जहाँ पर आपको सिर्फ ये नहीं बताया जाता कि न्यूज़ है, वाई व्हाट हैपन, जहाँ कोई भी बताया जाता है कि वाई इट हैपन एंड व्हाट कैन बी द नेक्स्ट। ये आपको आपका ज्ञान भी बढ़ाएगी
और आपको आपकी निजी ज़िंदगी में भी ये चीज़ें फ़ायदा देंगी। ऑल राइट दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। अगर आप बिना सब्सक्राइब करे इस चैनल को देख रहे हैं, एक सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये बता दीजिए। आपको इस टॉपिक पे, ऐसे और टॉपिक पे पॉडकास्ट चाहिए, वो टॉपिक्स भी कमेंट कर दीजिए। और हम मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।